अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो मोहसिन नकवी साहब ने राग छेड़ा था उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया खबरों का, जिसमें तरदीदें, तस्दीकें और फिर मुलाकातें, राब्ते और एक हलचल आपको सिस्टम में नज़र आ रही है। लेकिन अब जो PMLN के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो तसल्ली देते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब ठीक है, मामलात ओके हैं, ऐसा ही चलेगा। तो इसके ऊपर तफसील आपको बताते हैं क्या क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ घंटों के दौरान। उधर कश्मीर इलेक्शन पर रिपोर्टिंग करने पर अल जज़ीरा को भी नोटिस कर लिया है जनाब वज़ीर इत्तलात साहब ने, और अब ये चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मीडिया चैनल्स PTV बन गए हैं तो अल जज़ीरा भी शायद PTV ही बन जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है वो कितनी हक़ाइक़ से करीब तर थी, इस पर भी बात करेंगे। और फिर कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आपको बताएंगे। अलीमा खान साहिबा भी आज बाहर निकली हुई हैं। डेरा इस्माइल खान और इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आज वो स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल धमाका जो हुआ है उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। मैंने आपको शायद पिछले व्लॉग में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए बताया था कि मंसूर अली खान खबर लेके आए कि 6 महीने का टाइम है, ये होना ही होना है। असद तूर खबर लेकर आए कि 6 महीने का टाइम है, या शायद अगर इनकार कर दें तो 1.5-2 महीने में चलते बनेंगे, लेकिन ये होना है। उधर जो PMLN के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो नज़र आए कि जनाब उनको बड़ा गुस्सा आ गया है, और अबसार आलम साहब हों या तलत हुसैन साहब हों, वो ये हमें सुनाते हुए खबर नज़र आए कि जनाब PMLN खड़ी हो जाएगी और रेजिस्ट करेगी अगर उसके ऊपर किसी किस्म की चीज़ें थोपी गई या उसको निकालने की कोशिश की गई। तो उनकी खबर जो थी वो थोड़ी इस टाइप की थी। लेकिन उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं उनकी खबरें आईं, और उनकी जो खबरें आईं वो उन खबरों से मुख्तलिफ थी जो मंसूर दे रहे थे या असद अली तूर दे रहे थे। हसन अयूब साहब ने आके कहा कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर ये समझा जाए कि हुकूमत जारी है। मुनीफ फारूक साहब आए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने बहुत दफ़ा रीचेक किया है और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है और जो भी है चीज़ें मामलात आगे मिलकर चलाए जाएंगे। तो दोनों सहाफ़ी जो हैं वो अभी तक आपको पता है बड़ी खबरें इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी दे चुके हैं जो बड़ी सही भी साबित हुई हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमने देखा कि जनाब ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा था उसमें बहुत से सहाफ़ियों का ख्याल था कि एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि क्या होना, लेकिन कुछ ना कुछ होना ज़रूर है। लेकिन अब जनाब अंसार अब्बासी साहब और अबसार आलम साहब जो कि रिलेटिवली PMLN के करीब हैं, उन्होंने ये खबरें दी हैं कि जनाब कोई चक्कर नहीं है, ताकतवर शख्सियात से उनकी भी बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि सब अच्छा है और कोई हम हुकूमत को घर नहीं भेज रहे, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बातचीत चलती रहती है और ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और इसको लाइटली लेना चाहिए। अंसार अब्बासी साहब ने तो ये तक अपनी स्टोरी में आज लिख दिया है कि जनाब वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जज्बात में कुछ ज़्यादा कह गए थे, वरना इतनी कोई गहरी बात नहीं है। वैसे मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि ख़ास तौर पर DG ISPR की आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले से तयशुदा थी उस दिन, वो एक दिन आगे मूव कर दी गई। मोहसिन नकवी साहब को स्पेशली उस दिन हमने देखा वो आमतौर पे कम बात करते हैं मीडिया से और सियासी गुफ्तगू भी सामने नहीं कर रहे होते, लेकिन उस दिन उन्होंने फिर की और फिर उसके बाद आपने उसके नताइज भी देखे। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही ये सब कुछ महज इत्तेफाक है, जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत कुछ है जिसके बाद ये सारा धमाका हुआ है। ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं है कि कोई जज्बात की रौ में बह गए मोहसिन नकवी साहब, लेकिन ये उनकी आगे मुलाकातें जो हैं फर्दर ये बताएंगी कि माहौल और हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने जरदारी साहब से भी गुफ्तगू की, उधर उन्होंने कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है और उनके साथ भी उनके दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई। अभी उसकी खबर बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ सकी, लेकिन जो शरीफ फैमिली ने आपस में बैठ के गुफ्तगू की है उससे मुतालिक अंसार अब्बासी साहब अपनी स्टोरी में लिख रहे हैं कि जनाब उन्होंने तय किया है कि भाई मफाहमत की फ़िज़ा ऐसे ही रखी जाएगी
और कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिसकी वजह से आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो, दिल आज़ारी हो। यानी उन्होंने कहा है कि हम जिस तरह लेटे हुए हैं हम ऐसे लेटे रहेंगे, ऐसे ही अच्छे बच्चे बन के हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ चलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको नाराज़ नहीं करना, हम ये लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने सीधा सीधा हाथ खड़ा कर दिया है। तो आप मेरा 3 दिन का पहले का ज़रा व्लॉग देख लें जिसमें मैंने कहा कि जो शेर है वो बिल्ली बना हुआ है। तो भाई जो लोग भी ये हवा भर रहे थे कि जनाब PMLN खड़ी हो जाएगी, रेजिस्ट कर लेगी, ये कर लेगी, ऐसी कोई चीज़ PMLN ना कर सकती है, ना करेगी, और ना उसको करने की उसके अंदर फ़िलहाल सलाहियत है, ना अहलियत है। तो लिहाजा ये तो बात छोड़ दें। अब अगला जो इसका एंगल है वो यही है कि फिर इसका मतलब है कि PMLN सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है कि जनाब ठीक है, अगर वो आगे कोई सूबों के मामलात पे फर्दर दबाव डालेंगे तो उन्हें लिंगर ऑन किया जाएगा, डिस्कशन से उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी, लड़ाई नहीं की जाएगी। और पीपल्स पार्टी जो अभी थोड़ा मूड दिखा रही है वो उसको थोड़ा सा लगता है कि टाइटन करना पड़ेगा। कश्मीर इलेक्शन पे उन्होंने बड़ा शोर मचाया है, वो भी अब एक जो कश्मीर इलेक्शन का मामला है उस पर भी ये नज़र आता है कि अगर इतना ही इस्टेब्लिशमेंट PMLN से खफा हो चुकी है या इतनी ही उनसे तंग आ चुकी है तो फिर वो इन्हीं हालात में होने वाले कश्मीर इलेक्शन को क्यों कर उठा के नून की झोली में डाल रहे हैं, क्यों वो हुकूमत नून को बनाने दी जा रही है, जबकि सबको पता है कि वहाँ पे क्या माहौल था और किस तरह का इलेक्शन हुआ। तो ये अपनी बात में एक वज़न है कि भाई अगर आप इस हुकूमत को चलता करने का सोच रहे हैं तो आप उधर इलेक्शन उनको क्यों दे रहे हैं, कश्मीर में हुकूमत क्यों दे रहे हैं। तो ये एक जो है बहरहाल मौजूद है। लेकिन मेरा अंदाज़ा अब ये है कि ये तो नहीं मैं कह सकती कि जो 1 महीना या 2 महीने में हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि बिल्कुल यानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और बिल्कुल मामलात पहले की तरह है, तो ऐसा भी नहीं है। काम शुरू हो चुका है, अब वो उसको आखिर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है ये तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल कुछ मामलात के ऊपर दरार आई ज़रूर है। और आप याद करिए कि इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब के साथ पीछे जो इनकी आपस में प्रॉब्लम्स शुरू हो गए थे तो बहुत पहले से शुरू हो गए थे, और फिर जो उसका पीक था वो तब था जब इमरान खान साहब ने जब DGISI जनरल फैज़ हमीद को रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, तो उसके बाद जो है वो फिर काम ज़्यादा ख़राब हो गया और फिर आपने देखा कि अगले चंद महीनों के अंदर फिर तेज़ी से हमें तब्दीलियां नज़र आना शुरू हुई। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा खासा टाइम लग गया था हुकूमत को गिराने में। हाँ, ये ज़रूर है कि इस हुकूमत को गिराने में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये कौन सा कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनकी तो सारी कमज़ोरियाँ उनके यूं हाथों में है, एक एक इधर इलेक्शन पटिशन्स खुलेंगी और उधर धड़ाम हो जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए ये कोई इतना लंबा टाइम लेने की ज़रूरत ही नहीं इसमें पड़ेगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगले सेटअप के लिए जब तक एक प्रॉपर पूरा इंतज़ाम नहीं हो जाएगा उस वक्त तक शायद अभी इस सिस्टम को मौका दिया जाएगा। वो कितना टाइम हो सकता है ये आप देख लेते हैं, और इनकी ओबीडियंस पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना दोबारा से उनको बूट पॉलिश करके कोई खुश करने की कोशिश कर लें। तो ये इसके ऊपर जो है अब वो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी अगर वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें सेटल हो भी जाएं, वो भी इसलिए कि एक पार्टी लड़ ही नहीं रही, वो बिल्कुल ही सरेंडर कर दे, तो फिर थोड़ा सा उनको टाइम मुमकिन है कि अभी और मिल जाए। इसके अलावा एक जो और दूसरा फैक्टर है वो ये भी है कि अगली तरफ भी पहले तो ये था ना कि इधर इमरान खान को गिराएंगे तो उधर ऑपोजिशन तो हाथ पकड़ने के लिए बल्कि पाँव के साथ चिपकी हुई थी कि हमें गोद में उठा के बिठा लो। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर अगर इन सारे जमातों को आप लात मार भी दें तो आगे इमरान खान कौन सा बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जी हमें गोद में बिठा लें। तो उधर भी अभी ज़ाहिर है इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। ये मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि कई दफ़ा जब बीच में 2-3 मरतबा इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने की कोशिश हुई या उन्हें कोई चीज़ें ऑफ़र की गई तो उन्होंने कोई फ़ौरन से उचक नहीं ली, बल्कि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को ही प्रायोरिटी पे रखा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो भी कोई इतने तरसे बैठे हैं कि जनाब वो फ़ौरन कहेंगे कि बस ठीक है। तो इसलिए अभी इस्टेब्लिशमेंट को ये वक्त चाहिए होगा कि अगले का जो इंतज़ाम है, अगले निज़ाम का जो इंतज़ाम है वो किस तरह से करना है, उसके बाद ही वो आगे कोई स्टेप ले सकेंगे। इधर कश्मीर की जैसे मैंने इलेक्शंस की बात की है तो इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा। उसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो तो आपको पता है टोटली एक वन साइडेड नैरेटिव दे रहा है और कंट्रोल्ड किस्म की उसकी इलेक्शन कवरेज थी। लेकिन दूसरी तरफ अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर हैं कमाल,
कमाल हैदर, उन्होंने जो कश्मीर से कल रिपोर्टिंग की उसके ऊपर उन्होंने कुछ लोगों से वहाँ गुफ्तगू भी की, कुछ अपनी जो उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशंस थी वो शेयर की और बताया कि टर्न आउट जो है वो बहुत लो है और बाज़ार वगैरह बंद हैं, उस तरह की गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही। और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बता रहा है कि उस तरह का टर्न आउट नज़र नहीं आ रहा। और जो वोटर्स थे वहाँ पे 2-4 उनसे उन्होंने बात की, या जो आम लोग खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको बॉयकॉट कर रहे हैं और हम इस इलेक्शन को नहीं एंडोर्स कर रहे। तो ये सारी गुफ्तगू पे मबनी जो उनकी रिपोर्ट थी ये अल जज़ीरा पे चली, जिसके बाद जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से एक एलामिया जारी किया गया और उन्होंने कहा कि हमने इसका नोटिस लिया है कि अल जज़ीरा ने बड़ी वन साइडेड रिपोर्टिंग की है और जानबूझकर किसी स्पेसिफिक एरिया में जाकर और किसी जानबूझकर खाली पोलिंग स्टेशन पर जाकर इस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि जैसे इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जी इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और रियल सिचुएशन नहीं दिखाई गई वगैरह वगैरह। और उन पे भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जैसे जो बैनुल-अक़वामी ताकतें कुछ ख़ास एजेंडों के तहत इस तरह की चीज़ों में मुलविस होती हैं, तो ये कोई इस तरह की कार्रवाई लग रही है। उसके बाद फिर ये भी शिकायत सामने आई कि अल जज़ीरा जो है वो नहीं एक्सेस हो रहा पाकिस्तान में, उसकी जो ट्रांसमिशन है उसके अंदर खलल आ गया है और लोग उसको नहीं एक्सेस कर पा रहे। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये उसी से कनेक्टेड है। और साथ में उन्होंने उसको येलो जर्नलिज्म भी कहा कि ये एक येलो जर्नलिज्म, यानी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया अल जज़ीरा पे कि वो जर्द सहाफ़त कर रहे हैं। अच्छा, एक तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई अगर आप ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे चैनल्स जैसे आपने पीटीवी बना दिए हैं और सब आपकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करते हैं, तो अब आप ये चाह रहे हैं कि इवन इंटरनेशनल चैनल्स भी आपकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करें। आपको याद होगा कि बहुत से मौक़ों पे बीबीसी के ऊपर भी इसी किस्म की बातें लिखी गई हैं कि जनाब बीबीसी जो है वो बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है। अब अल जज़ीरा के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो बात यह है कि अपने आप लोग चेहरे ठीक नहीं करते और आईने पे आईना तोड़ना चाहते हैं। यही बात शहीद अरशद शरीफ ने कही थी, लेकिन इसको कोई एक्नॉलेज नहीं करने के लिए तैयार नज़र आता कि आप एक चैनल बंद करते हैं, दूसरे चैनल को कंट्रोल करते हैं, तीसरे सहाफ़ी को बाहर निकाल देते हैं, चौथे एंकर को उठा के बाहर ऑफ एयर कर देते हैं। तो ये आप सब करते हैं, लेकिन आप ये नहीं करते कि अपने काम आप अच्छे कर लें। भाई जिस तरह का इलेक्शन हुआ है वो सारी दुनिया को पता है और वहाँ के जो लोग हैं और जिस तरह से वहाँ से जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं वो साफ बताती हैं कि कितना वोट पड़े हैं और क्या वहाँ पे सिचुएशन रही है। अब आप ये चाह रहे हैं कि सारे लोग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिपोर्टिंग करें, तो ये बड़ी अजीब बात है। इस पर कुछ लोगों ने ये भी एतराज़ किया कि जी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है वो उसमें शामिल नहीं किया गया था रिपोर्ट में, और एक सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं का मौक़िफ़ जो है वो शामिल किया गया। तो मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी कि जो सहाफ़ी टेबल पे बैठ के कोई अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहा है और वो उधर का भी मौक़िफ़ ले रहा है, उधर का भी मौक़िफ़ ले रहा है, कोई इस तरह की चीज़ है। वो वहाँ पे ग्राउंड पर मौजूद है और ग्राउंड पर जो चीज़ें वो विटनेस कर रहा था उसने वो चीज़ें बताई कि जी ये चीज़ें मैं इस वक्त ग्राउंड पर देख रहा हूँ। अब उसको आप क्वेश्चन तो तब कर सकते हैं कि भाई वो चीज़ें थी नहीं, लेकिन वो गलत रिपोर्ट कर रहा है, जो वो देख रहा था वो बता रहा था। और यहाँ पर यानी मुझे समझ में नहीं आया कि फिर वहाँ पर वो यानी अगर इलेक्शन के अमले से भी बात हुई है इवन, तो फिर उसके बाद तो समझ नहीं आता कि फिर गवर्नमेंट के या इंतज़ामिया का कौन सा मौक़िफ़ लेना था। वो फील्ड से रिपोर्ट करने का तो मतलब ही है कि आप फिर वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं जो आप देख रहे होते हैं। तो एनीवेज़ इसके ऊपर एक डिस्कशन ऑनगोइंग जारी है, लेकिन बहरहाल अल जज़ीरा भी अब जर्द सहाफ़त जो है वो करना शुरू हो गया। ये भी हमें आज खबर मिल गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, चलिए अल जज़ीरा तो कर रहा है, जर्द रिपोर्टिंग कर रहा है, ये बता दीजिए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो तो सिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने फिर इलेक्शन के तीसरे हिस्से का बॉयकॉट क्यों किया है? क्योंकि वो मुतमईन नहीं है आपके इलेक्शन से। पीपल्स पार्टी वो तो हुकूमत की मेन इत्तेहादी जमात है और वो पहले दोनों फेजेस के बाद अलग उन्होंने शोर मचा रखा है कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ है, तो वो अपने इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इन इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन उठा रही हैं, तो फिर आपको अल जज़ीरा की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो क्या प्रॉब्लम है? तीसरी तरफ अब बात कर लेते हैं कि पेट्रोल की सूरत हाल क्या है।
बात यह है जनाब कि ट्रंप साहब को तो मैं रिपोर्ट ही करना छोड़ गई हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि उनकी समझ नहीं लगती। सुबह धमकी देते हैं कि आज रात ईरान तबाह हो जाएगा, और फिर सुबह उठ के बताते हैं कि नहीं जी मेरे तो ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, अब हम बिल्कुल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पोजीशंस पर उनके ट्वीट्स होते हैं। तो कल भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया कि जी हम बिल्कुल एग्रीमेंट के करीब हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल इन स्टेटमेंट्स के साथ जो तेल की मसनूआत की कीमतें हैं वो ज़रूर ऊपर नीचे होती रहती हैं, और बहुत से लोगों का यही ख्याल है कि ये जानबूझकर ड्रामेबाजी ट्रंप की तरफ से जारी रहती है ताकि तेल की कीमतों को एक हद से ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए और उन्हें वापस ले आते हैं वो। तो अभी भी खबर यही आ रही है कि तेल की कीमतें वाज़े तौर पर नीचे आई हैं आलमी मंडी में, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंडे से दोबारा अब वही सिलसिला शुरू हो जाना है, हर यानी रोज़ की बुनियाद पर कीमतों में कमी बेशी, कमी तो खैर नहीं होती, बेशी ही बेशी होती है, और वैसे भी कमी अगर हो भी तो चंद पैसों की होती है, तो उससे तो कोई ना होने के बराबर ही है वो। तो बहरहाल अब खबर यह है कि बेशक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन आपको अव्वल तो रिलीफ नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो वो चंद पैसों का रिलीफ होगा, उसके ऊपर आप भंगड़े डालिए, मिठाइयाँ खाइए, जो भी कीजिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल आपको रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। 8 अगस्त से वो कह रहे जी हम हड़ताल पे जाएंगे, ये रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें आप तब्दील करते हैं ये हमें वारा नहीं खाती। वो ये कहते हैं कि जनाब आप पर मंथ के हिसाब से फार्मूला लगाएं, और जो भी एक फिक्स हो एवरेज के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो पूरे महीने के लिए होनी चाहिए। तो ये अजीब मजाक होता है कि हर रोज़ की बुनियाद पर तब्दील होने से उनके कारोबार में फ़र्क पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जी हम 8 अगस्त से एहतजाज करेंगे। अब देखते हैं वो एहतजाज करते हैं या जो पेट्रोल के मिनिस्टर्स हैं उनसे मिल के कोई बातचीत करते हैं। वैसे तो उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के मिनिस्टर जो हैं, पेट्रोल के जो मिनिस्टर हैं अपने परवेज़ मलिक साहब, उनका भी इस्तीफ़ा डिमांड किया है, लेकिन इस्तीफ़ा देने का तो रिवाज है नहीं हमारे मुल्क में, तो लिहाजा उनको भी बस मिल मिला के कोई कोशिश करेंगे राज़ी करने की, लेकिन आपको बहरहाल कोई इसके ऊपर रिलीफ मिलता जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और आखिर में अलीमा खान साहिबा की जो स्ट्रीट मूवमेंट है जी वो जारी है। आज वो टांक में पहुंची हैं, वहाँ पे भी उनका बड़ा पुरतपाक और वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। इसमें हमें लाजमी तौर पर अलीमा खान साहिबा को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अगरचे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के बहुत से खदशात हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसके बावजूद दलेरी के साथ अलीमा खान साहिबा इस तरह खुले आम स्ट्रीट मूवमेंट चला भी रही हैं। उस दिन मैंने देखा वो बन्नू भी गई, आज वो टांक में भी गई, और ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई दफ़ा दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी कल ही सवात कब्बल में भी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें जानी नुकसान अब 14 तक जा चुका है, तो बहुत तकलीफ देह है। अल्लाह ताला उन्हें भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अलीमा खान साहिबा वाकई बहुत निडर खातून है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी एज देखिए उनकी 70+ एज है, उसके बावजूद इतना ट्रैवल करना और रोज़ाना की बुनियाद पर बाहर निकल कर लोगों से खिताब करना, और ये बहुत थका देने वाली एक्सरसाइज होती है, इट्स नॉट ईजी। लेकिन जिस तरीके से वो ये काम कर रही हैं, हैट्स ऑफ। मतलब नौजवान लोग इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन अलीमा खान साहिबा जिस हिम्मत और जवामर्दी से ये काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर ये एक लाजवाब जद्दोजहद है उनकी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।